चलिए अपने कैपिटल बजटिंग कंटिन्यू करते हैं। आपकी मॉड्यूल में जो केस स्टडीज है उसमें 2 सम्स बाकी है, वो कर लेते हैं। कल हमने रिप्लेसमेंट डिसीजन वाला टॉपिक देखा था, कुछ उसी के बेसिस पे है। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 बाकी था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो मेरी कुंडली में प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पेज 526। क्या पेज अलग है? ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लो, केस स्टडीज वाला, एसके लिमिटेड। पेज नंबर जो भी हो, सम सेम ही होगा। देखते हैं, यहाँ पे बोला है एसके लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन विच विल कम आउट some operations which are at present performed by labor X and Y are alternative models। क्या इंग्लिश लिखी है, ठीक है। The following information are available। तो 2 मशीन्स हैं, दोनों में से कोई एक मशीन खरीदने का सोच रहे हैं, वैसा है, और दोनों मशीन की कॉस्ट अलग है, यूजफुल लाइफ भी अलग है, और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, सेविंग्स, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन सब दे रखा है। डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे है, टैक्स का रेट 50% अज्यूम करना है। अब इसके बेसिस पे एनपीवी निकालना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 8% है, ठीक है। अब ये तो आपको दोनों अलग अलग गिनना पड़ेगा क्योंकि ड्यूरेशन भी डिफरेंट है ना, एक की लाइफ 5 साल है और एक की 6 साल है। तो दोनों का CFAT निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे करना चाहिए। पहले एनपीवी पे जाएंगे। चलो ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। ये पीआई रेशियो बोल रहा है। यार जैसा क्वेश्चन बनाते हैं ना डेटा, वैसा पूछते नहीं। जब ड्यूरेशन अलग अलग है तो पर एनम वाले पॉइंट पे जाना चाहिए था। एनपीवी इंडेक्स पीआई रेशियो पूछ लिया, जाने तो कोई बात नहीं, जैसे दिया है वैसे ही करना पड़ेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, वो तो डेटा आपके सामने ही है। इनिशियल कॉस्ट आउटफ्लो यहाँ 15,000, यहाँ 24,000। तो ये एक ए पार्ट तो आपका हो गया। बी वाला जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, वो गिनना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। सेविंग्स देख लो, एक्सपेंसेस देख लो, एक ऑर्डर में लिख सकते हैं। पहले सेविंग्स वाले पार्ट पे अगर बात करें तो यहाँ पे है 9,000, यहाँ पे है 12,000, बाकी सारी तो कॉस्ट ही लग रही है। एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस अलग अलग है, इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा और सुपरविजन का खर्चा, ठीक है, ये दे रखा है। सेम पार्ट यहाँ पे भी। नेट सेविंग्स ये सब माइनस करके देख लो कितना आ रहा है। ये 1200, 1800, 2500, 6500, 2400, 3500, 8500। अमाउंट एक बार टैली कर देना, नहीं तो फिर आगे कैलकुलेशन गलत हो जाएगा।
अब नेट सेविंग्स आने के बाद डेप्रिसिएशन और टैक्सेस वाला पार्ट बचेगा, तो इसमें से पहले डेप्री माइनस करेंगे। प्रेजेंटेशन उनका मत देखना चलेगा। डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे बोला है, स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मशीन एक्स के केस में जो डेप्रिसिएशन आएगा उसका अमाउंट कैसे गिनेंगे वो देख लो। 15,000 रुपये कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है 1000, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया 14,000 और लाइफ है 5 साल, डिवाइड कर लो कितना होगा 2800। तो ये आएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। सेम चीज फिर वाई के लिए भी गिननी पड़ेगी। डेटा पे ध्यान दो, नहीं तो सम वही गलत हो जाएगा, थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। 22,500 डिवाइड बाई 6 साल कितना आ रहा है 3,750। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आ गया एसएलएम बेसिस पे। ये तो आप फुल टाइम से निकाल रहे हो, वही है, कुछ नया नहीं। अब तब नहीं निकाला था तो बात अलग है। और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस टैक्स एट 50%, आधा ही हो गया। जो बचेगा दैट इज पीएटी। पीएटी में डेप्री एड बैक होगा, फिर आएगा सीएफएटी। यहाँ तक जाना है। 3700 3800 कितना हो गया 1850, और यहाँ पे 2375। डेप्री प्लस कर देंगे फिर से 2800 एड बैक, 3750 एड बैक, और ये आ रहा है। इनके तो अमाउंट ही अलग जा रहे हैं, जाने का लास्ट में टैली करेंगे। उन्होंने क्या वो जो आगे स्टार्टिंग में स्क्रैप और वो सब है ना, कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया, बट नेसेसरी नहीं, अपने जो जा रहे हैं वो सही है। तो ये सीएफएटी आ गया आपका एनुअल बेसिस पे, दिस इज फॉर पार्ट बी। अब ये सीएफएटी से आगे जाना है तो फिर हमें वो पीवीआईएफ या पीवीफा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर एनम है। एक में 5 साल का पीवीफा होगा, एक में 6 साल का, वो ध्यान रखना। और वो फैक्टर्स इन्होंने क्वेश्चन में दे ही रखे हैं। 8% पे 3.993 4.623 वो दे रखा है ना, सीधा इसे मल्टीप्लाई करना है। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके देखो। 18,567.45 पॉइंट छोड़ देते हैं, राउंड ऑफ कर दो। और ये वाला 315 ये ये लेना पड़ेगा एग्जैक्ट। और ये वाला क्या बोला 28,316 चलेगा, ठीक है। 1 रुपये में इतना मैटर नहीं है, चल जाएगा। चलो, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई, मतलब पार्ट बी हो गया ये आपका। और पार्ट सी भी चाहिए ना, यहाँ पे बना देता हूँ। पर्टिकुलर्स एक्स और वाई। पार्ट सी में आपका आएगा टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो में सैलवेज वैल्यू ही आती है, और कुछ तो आने वाला है नहीं। वर्किंग कैपिटल जैसे तो कुछ है नहीं, तो 1000 और 1500। और इसमें लास्ट ईयर का फैक्टर लेना पड़ेगा, जो दिया नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा।
ध्यान रखना, इसमें 5वें साल का, इसमें 6ठे साल का, फैक्टर अलग आएगा, सेम मत ले लेना, ड्यूरेशन डिफरेंट है। मुझे वैल्यूज बता दो दोनों की, इसकी कितनी आ रही है फर्स्ट वाले की? 680 और 940। ईयर अलग लिया ना दोनों का, ये 5वां साल है 6ठा साल है, ये 945। 945 और 945। ठीक है, तो ये इनफ्लो हो गया, सब कुछ तो कर लिया, अब तो सीधा एनपीवी पे जाना है। एनपीवी हमें पता है बी प्लस सी माइनस ए, 18567 प्लस 680 माइनस 15,000, कितना बच रहा है? 4247 फर्स्ट का, और सेकंड का? 5261 5261। सम का मजा तब आता जब इसमें वो लोग इक्विवेलेंट एनुअल इनकम या इक्विवेलेंट एनुअल सेविंग्स वाला कंसेप्ट यूज करते। इन्होंने तो पीआई रेशियो मांग लिया, पीआई रेशियो में तो कुछ पॉइंट ही नहीं बचा फिर, मतलब ये जो आ रहा था ना बी प्लस सी जो आपका टोटल आ रहा है डिवाइड बाई ए, उन्होंने जो मांगा है वो तो पीआई रेशियो मांगा है। एनपीवी के बाद आप पीआई रेशियो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो दोनों का टोटल आ रहा था ये इनफ्लो है, मतलब 18567 प्लस 680 डिवाइड बाई 15,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो पीआई रेशियो आ जाएगा, निकाल लो वो भी। इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, वो तो अपन ने स्टार्टिंग में किया था, वही फॉर्मूला है। हाँ 1.28 फर्स्ट सेकंड का 1.39 1.21 1.21 1.21। तो पीआई रेशियो के बेसिस पे तो फिर मशीन एक्स बेटर हो गई, वो तो आंसर तो वहां से आ गया जो उन्होंने मांगा है। पर आइडियली जब मतलब ड्यूरेशन अलग अलग है ना, एक का 5 ईयर और 6 ईयर, तो इनको ना वो इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट जो निकालते हैं ना अपन एनुअल बेसिस पे, वो करना चाहिए था कि ये एनपीवी जो है ये 5 साल का है, ये एनपीवी 6 साल का है। एनुअल एनपीवी निकाल के फिर इवैल्यूएशन करते तो ज्यादा बेटर था। वो पूछा नहीं है, बाई चांस अगर पूछा हो तो इक्विवेलेंट एनुअल सेविंग्स बोल लो, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट बोल लो, व्हाटएवर इट इज, आप नाम ऐसे दे सकते हो। अगर कॉस्ट होता है तो ईएसी बोलते हैं, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। यहाँ पे इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट या सेविंग्स जैसा कुछ भी फुल फॉर्म में आप लिख के नाम दे सकते हो, चेक करने वाले को समझ आना चाहिए। आइडियली यहाँ पे फिर कैलकुलेशन करना कैसे चाहिए था, ये जो आपका एनपीवी आ रहा है ना, इसको अपने 5 इयर्स का जो जीटी फैक्टर होगा ना, जो पीवीफा लिया होगा आपने ये वाला, इससे डिवाइड करना। 5 इयर्स के पीवीफा से पर एनम वैल्यू निकालनी है। ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, मशीन की लाइफ 5 साल है, तो इसको डिवाइड बाय डायरेक्टली 5 नहीं करेंगे, वो बात अपनी हुई थी, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू पे आप डायरेक्टली डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो 5 की भी तो प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब 5 इयर्स की प्रेजेंट वैल्यू अगर 8% पे लेते हैं तो ये फैक्टर आता है। ये अपन ने पहले भी वो सम में इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट वाले में डिस्कस किया था। तो इसको डिवाइड करेंगे 3.993 और इसको डिवाइड करेंगे 4.623, जो फैक्टर आपको दे रखा है। जो वैल्यू आएगी वो बता दो। 10631138। ये एनपीवी और एनुअल बेसिस हो गया। अब पता चलेगा कौन सी मशीन ज्यादा बेटर है पर एनम बेसिस पे। एनपीवी में भी यही आंसर आ रहा था, वो तो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, बट हम यहाँ पे इसको पर एनम बेसिस पे कन्वर्ट करके देख रहे हैं। दिस इज योर एनपीवी एट पर एनम बेसिस। और ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि दोनों मशीन की लाइफ अलग अलग है। दोनों की 5 साल या दोनों की 6 साल होती तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक की 5 है एक की 6 है,
तो वो सही वैल्यूएशन तभी होगा जब एनुअल में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये 6 साल का इनफ्लो है नेट, ये 5 साल का है, तो 6 वाला तो ज्यादा ही दिखेगा, बट पर एनम बेसिस पे वो ज्यादा है कि नहीं वो डिवाइड करके पता चलेगा। तो अगर है तो फिर सही है ऐसा। अब देखो पीआई रेशियो में प्रोजेक्ट एक्स बेटर है, एनपीवी में वाई बेटर है, एनुअल इनफ्लो में भी वाई बेटर है, तो वो रिजल्ट तो अलग होने ही वाला है, डिपेंडिंग कि आप कौन से पैरामीटर के बेसिस पे फाइंड आउट कर रहे हो ऐसा। बोलो कंडीशन क्लियर? इनका तो सब आंसर अलग ही जा रहा है, क्या किया है वही जानते हैं। ये सॉल्यूशन सही है। चलो अब प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ जाओ फिर। डेटा देख लो 5 वाले का। ABC Limited is contemplating adding a new product line. Product line would be marketable for only 5 years project life, after which it will be discontinued. The cost and revenue that would be associated with the new line are given. कॉस्ट लगेगा इक्विपमेंट्स में 80,000, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी 70,000, सैलवेज वैल्यू आफ्टर 5 years विल बी 10,000, एनुअल सेल्स रेवेन्यू 75, आउट ऑफ पॉकेट सैलरी एक्सपेंसेस 45, ओवरहॉलिंग द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन 4 years, 4 साल के बाद ये खर्चा होगा 5,000 रुपये, और कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। टैक्सेशन को इग्नोर करना है, टैक्सेशन इग्नोर करना है मतलब डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ टैक्स सेविंग से होता है। जब टैक्स ही नहीं लग रहा तो डेप्री माइनस प्लस करके कुछ मिलने वाला ही नहीं है, तो वो पॉइंट आपका माइनस हो जाता है। अब इसमें कैलकुलेशन करना है कि भाई इन्वेस्ट करे या ना करे, वो कंडीशन है, देख लेते हैं। अगेन फ्लो वही रहने वाला है सम का। पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो, सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू पे चाहिए हमें, तो जो कॉस्ट लग रहा है इक्विपमेंट का वो 80,000 है, और जो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 70,000 है। तो इनिशियली 1,50,000 रुपये आपके ब्लॉक हो जाएंगे, सिंपल। और ये सारा खर्चा आज ही हो रहा है तो इसमें कोई डिस्काउंटिंग तो करना नहीं है। अब दूसरा पार्ट आ जाएगा, पार्ट बी, ऑपरेटिंग वाला, इसको इधर लिख देता हूँ। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एनुअल एक्सपेंसेस या इनकम कितनी होगी वो, तो एनुअल सेल्स जो है आपका 75,000 है पर एनम, और उसके सामने जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं पर एनम वो है 45,000, 30,000 सरप्लस बच रहा है। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस तो 4 साल के बाद लगेंगे ना, उसको अलग से कंसिडर कर लेंगे। आप चाहो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ भी ले सकते हो या इसमें बाद में देख सकते हैं। ये क्या है, पूरा पर एनम बेसिस पे, तो इसमें वन टाइम वाला एक्सपेंस डालने जाओगे ना तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये है आपकी नेट सेविंग्स पर एनम। अब इसमें डेप्री का पॉइंट लेना नहीं, टैक्स का पॉइंट लेना नहीं है, तो डायरेक्टली यही आपका CFAT हो गया। तो इस अमाउंट को हम CFAT के बराबर मान सकते हैं। अब हमें जाना है प्रेजेंट वैल्यू पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे बाई पीवी का फैक्टर आपको दे रखा है 12%, 5 साल का इंडिविजुअली दे रखा है, तो उसमें भी गड़बड़ है। 4 साल का फैक्टर है, 5वां का है। आप कर लो ना अपने आप, 5 years का पीवी ले लो। फैक्टर्स में एक्चुअली मिसिंग फैक्टर एक बीच में टाइप नहीं हुआ है, 0.712, तो वो जो दे रखे हैं क्वेश्चन में ना, उसमें एक फैक्टर मिसिंग है। आप अपने आप निकाल लो ना।
5 साल का पीवी फॉर 12% पे कितना आ रहा है देखो। 108 तो फैक्टर हाँ मुझे वैल्यू बता दो तो भी चलेगा। 108 143 108 113 143 143 आ रहा है सबका, देख लो। ठीक है 128 108 120 वो तो ठीक है, चल पूरे डेसिमल्स के लिए उतना तो चलेगा, वो 10-20 रुपए के लिए कोई टेंशन नहीं, तो मैंने बोला ही है। 108 143 भी चलेगा, 120 भी चलेगा। वो 3 डेसिमल लोगे तो अलग आएगा, पूरा लोगे तो अलग आएगा। उन्होंने 3 डेसिमल दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में ना एक फैक्टर टाइप करना रह गया है बीच में ना, 3rd ईयर का फैक्टर है 0.712, वो मिसिंग है, वो तो फिर वो गलत हो जाएगा। 5 साल का बोल के 4 ही फैक्टर दिए हुए हैं, इसलिए अपन ने पूरा ले लिया तो भी ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, और दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अभी पार्ट सी बचा टर्मिनल वाला। एक ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस का पॉइंट भूलना नहीं है। पार्ट सी में एक तो सैलवेज वैल्यू आएगी, 10,000 वापस आएंगे, एक वर्किंग कैपिटल रिकवर होगी, 70,000 वापस आएंगे, है ना। तो ये 80,000 रुपीज़ आपकी रिकवरी है। इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेना है तो 5वें साल का फैक्टर जो है ना 0.567 394, ये इनफ्लो है, बट एक ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस है। आप वो ओवरऑल एक्सपेंस कहीं पे भी रख सकते हो, आप इस पार्ट में भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी एक जगह आप उसको रख लो, या इसके लास्ट में माइनस कर लो तो भी एक बार ठीक है। कोई एक जगह उसको प्लेस करके छोड़ दो तो चलेगा, क्योंकि 4th ईयर में खर्चा हो रहा है 4 साल के बाद, तो उसको आइडियली कहाँ पे रखना चाहिए ऐसा फिक्स नहीं बोल सकते। इन्होंने कहीं पे भी रखा होगा वो भी चलेगा, आप किसी भी एक में से उसको माइनस कर सकते हो। ओवरऑलिंग का खर्चा है कितना, 5,000 रुपये। 5,000 का खर्चा हो कब रहा है, 4 साल के बाद, एक ही बार हो रहा है, तो उसकी आज की कुछ प्रेजेंट वैल्यू होगी, वो आपकी कॉस्ट होगी। अब प्रेजेंट वैल्यू किसी में से माइनस कर लो, खर्चा तो खर्चा ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहाँ पे प्लेस करें। 4th ईयर का खर्चा है ना, आपको ऑपरेटिंग में लेना है तो फिर इसके बाद लास्ट में यहाँ से माइनस कर सकते हो। समझ में आना चाहिए, लिखो कहीं पे भी क्या फर्क पड़ेगा, समझ आ रहा है। ये जो आया था ना, इसमें से लेस करना है तो यहाँ से कर लो, आप इधर भी कर सकते थे, अमाउंट सेम ही आने वाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल एक्सपेंस एट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये कितना होगा, 5,000 इंटू 4th ईयर का पीवी फैक्टर 0.636, एंड दिस इज आउटफ्लो एक्सपेंस। ये इनफ्लो है तो उसमें से माइनस होगा, ये माइनस कर दो, ये जो भी वैल्यू आ रही है 3,177, इसमें से माइनस करो क्या बचता है, 104,966 ठीक है। तो ये आपका पार्ट बी का टोटल आ गया। अब ये 3,177 यहाँ खर्चे में डाल देते तो भी चलता, तो फिर यहाँ प्लस होता, यहाँ अगर लिखते ना तो प्लस होता, वो भी ध्यान रखना। एक्सपेंस में एक्सपेंस प्लस होता है, हर जगह से माइनस मत कर देना। टर्मिनल कैश फ्लो इनफ्लो है ना, अगर इसमें से करते तो माइनस होता। आप तीनों में से कोई भी एक जगह इसको ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ले लिया। आप यहाँ पे लेते तो खर्चे में डालते, यहाँ टर्मिनल में लेते कि चलो 5 साल के एंड पे है तो 4 साल वाला भी यही लिख देते हैं, इसमें से माइनस होता। बिकॉज दिस इज इनफ्लो, दिस इज आउटफ्लो, कॉमन सेंस वाली चीज है। ये आउटफ्लो है, खर्चे में खर्चा प्लस होगा, कमाई में से खर्चा माइनस होगा। अब ये कमाई है ना, तो इसमें से माइनस किया, तो अपन ने क्योंकि यहाँ पे ये कंसिडर कर लिया है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो चलेगा, सिंपल हो गया। अब आपके पास सारे अमाउंट्स आ चुके हैं, पार्ट बी, पार्ट ए और ये पार्ट सी। एनपीवी निकल जाएगा 360, बी प्लस सी माइनस ए, कोई अपना लास्ट पार्ट जो हर सम में कर रहे हैं। इनका भी आ रहा है क्या, हाँ वो चलेगा, वो 20-30 रुपये इधर उधर था, पॉइंट की वजह से उतना ही है। तो देखो 360 आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इन्वेस्ट तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्थ नहीं लग रहा आपको वो अलग बात है। समझ आया कैसे गिनना है, तो वो स्टैंडर्ड पैटर्न है। अब वो ABC वाला पैटर्न आपको समझ आ गया ना, तो आप ऐसे सम्स को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करके उसके डेटा को फिर सॉल्व कर सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, इसमें और कुछ बाकी नहीं है। बाकी के सम्स तो आपके सॉल्व करने थे, ये पैटर्न जो पेंडिंग था मैंने करा दिया बस। तो टॉपिक तो यहाँ पे कंप्लीट है। अब मेरी तरफ से कैपिटल बजटिंग हो चुका है, सारे मेथड्स करवा दिए। अब आप जो भी डाउट्स लेके आओगे क्रैकर में, अगर होमवर्क वाले कुछ बाकी हो या फिर ये इलस्ट्रेशंस में और कुछ पेंडिंग हो, तो सारा देख लो। एक दिन डाउट सॉल्विंग रख लेंगे और चैप्टर खत्म करेंगे। बाकी थियरी और ये सब भी हो चुका है। पैटर्न या टॉपिक कोई भी बाकी नहीं है, पूरा चैप्टर कंप्लीट है।